आज हम करेंगे 1919 का 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की यात्रा शुरू होगी। इसके बाद आप करेंगे 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब तक जो हम एक्ट कर रहे थे वो इंडियन काउंसिल एक्ट थे। 1861 से इंडियन काउंसिल एक्ट की शुरुआत हुई। हमने 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट देखा। हमने 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट पढ़ा, जो कि मॉरले-मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना गया। चलिए हम समझते हैं कि 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टेग इसलिए कहा जाता था क्योंकि सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया का नाम था मॉन्टेग और गवर्नर जनरल यानी कि वाइसरॉय का नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग जो कि सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया था, इसने यहाँ पर इसके पहले सेक्रेटरी चैम्बरलेन को रिप्लेस किया था और ये उसकी जगह पर आया। तो समझते हैं इस एक्ट के पीछे की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, ये बात तो साबित थी कि 1909 के मॉरले-मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा जो प्रोविज़न्स दिए गए, उन प्रोविज़न से इंडियंस सेटिस्फाइड नहीं थे। उन प्रोविज़न्स में सेंट्रल लेवल पर 1909 में जो इम्पीरियल लेजिस्लेचर हैं, उसमें तो मेजॉरिटी मेंटेन ही नहीं रखी गई नॉन ऑफिशियल्स की मेजॉरिटी मेंटेन नहीं रखी गई। ऑफिशियल मेजॉरिटी वहाँ पर मेंटेन रखी गई, यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में जो भी लोग कानून बनाएंगे, उन कानून बनाने वालों में वो लोग अधिक थे जो लोग ऑफिशियल कैडर से आते थे। वो लोग नहीं थे जो नॉन ऑफिशियल कैडर से आते थे। ऐसे में वो इंडियंस की एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट बेहतर वे में नहीं करते थे। इसी तरह से प्रोविंशियल लेवल पर आपने ऑफिशियल मेजॉरिटी कम करी और नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी को बनाया। लेकिन वहाँ पर भी फ्लॉ ये रह गया कि नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी बनाते हुए भी आपने नॉमिनेटेड मेजॉरिटी बनाई रखी, इलेक्टेड मेजॉरिटी नहीं बनाई, क्योंकि नॉन ऑफिशियल में से भी कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करने की ताकत थी। इसमें से वो जो मेंबर नॉमिनेट होकर के आएंगे, वो सही मायने में उसी का साथ देंगे जिसने नॉमिनेट किया, और यहाँ पे नॉमिनेट करने का काम गवर्नर का होता था, जो कि सरकारी मशीनरी का हिस्सा था। इस तरह की कई कमियों से 1909 का मॉरले-मिंटो रिफॉर्म जूझ रहा था। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इसने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम दिया, यानी कि धर्म के आधार पर उनकी सोशल इकोनॉमिक ज़रूरतों को अलग समझा। इसके बेसिस पर उन्हें हिंदू से अलग मानते हुए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया कि ताकि उनके कैंडिडेट को केवल उन्हीं के लोग वोट डाल सकें। तो जो एक्चुअल में होना चाहिए था वो नहीं हुआ। बजट के प्रोविजंस पे आप रेजोल्यूशंस तो ला सकते हैं, वोटिंग नहीं कर सकते। जिस पर्सन ने ओरिजिनल क्वेश्चन पूछा था वही पर्सन सब्सिडरी क्वेश्चन पूछ सकता है, बाकी के मेंबर नहीं पूछ सकते। कुछ इम्पॉर्टेंट पब्लिक इंटरेस्ट के मामलों में आप रेजोल्यूशन ला सकते हैं, लेकिन उस पर भी गवर्नर जनरल और गवर्नर की वीटो पावर है, वो चाहे तो उसे पास ना होने दे। लिमिटेड स्फेयर में आप सरकारी नुमाइंदों से यानी कि एग्जीक्यूटिव से सवाल तो कर सकते हैं, लेकिन ये उनकी डिस्क्रेशन है कि वो जवाब दे या ना दें। और वो जब जवाब नहीं देंगे तो उन्हें कारण भी बताने की ज़रूरत नहीं थी कि वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। इस तरह के ऐसे बहुत से प्रोविज़न थे जिससे माना गया कि 1909 का रिफॉर्म सिर्फ़ और सिर्फ एक शैडो था, कोई सब्सटेंस नहीं था। वो एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश करने का काम था, एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल एब्सोल्यूटिज्म इस्टेब्लिश करने की बात थी। कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप भी कहा उसे अब तक की हुई डेवलपमेंट को अनडूइंग करने का टैग भी दिया गया। कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसे में ये बात तो तय थी कि इंडिया में एक अनरेस्ट है। ये अनरेस्ट और अंडरकरेंट किस तरह का था, हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में कि ये वो दौर था जब 1914 में वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। ऐसे में ये तो तय है कि ब्रिटिशर्स को इंडियंस की ज़रूरत है मैन, मटेरियल और मनी सप्लाई करने के लिए, और वो किसी भी तरह से पॉपुलर बेस को यहाँ पर लूज़ नहीं करना चाहेंगे, और लोगों को अपने साथ लाने के लिए वो किसी न किसी सेगमेंट को तो प्लीज़ करेंगे। तो इंडियंस को अपने साथ अलाय करने के लिए, बेटर वे में वर्ल्ड वार में परफॉर्म करने के लिए कई तरह के यहाँ पर ब्रिटिशर्स भी प्रयास करेंगे कि जन समर्थन भारत का अंग्रेज़ों के साथ आए, एटलीस्ट उनके वाया,
जो लोग जनता पर पकड़ रखते हैं। इसके अलावा लगातार भारत में चल रही मूवमेंट यानी कि बाल गंगाधर तिलक की होम रूल मूवमेंट, एनी बेसेंट की होम रूल मूवमेंट, इसका ज़बरदस्त प्रभाव था, अंग्रेजी सरकार के ऊपर दबाव था। ये लोग लगातार अपने कैंपेन निकाल रहे थे, अपने टूर एंड ट्रेवल्स के थ्रू, अपनी डिबेट डिस्कशंस के थ्रू, अपने पैम्फलेट्स और न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल के थ्रू। इन लोगों ने अल्टीमेटली सरकार के ऊपर एक प्रयास किया दबाव बनाने का कि सरकार युद्ध के बाद, वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे, दैट टू ऑन द बेसिस ऑफ द स्वराज, यानी कि एक ऑटोनॉमस कॉलोनी जैसे कनाडा है या उस समय में ऑस्ट्रेलिया था। ऐसे में डोमिनियन स्टेटस की एक मांग इनके द्वारा की जा रही थी। इसका भी प्रभाव अंग्रेजी सरकार के ऊपर अच्छा खासा था। इसका परिणाम ये है कि आपने एनी बेसेंट को 1917 में अरेस्ट भी कराया था। बाद में वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुआ, अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की एंट्री हुई, उसकी वजह से आपको उन्हें रिलीज़ करना पड़ा, प्रेशर बना। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वर्ल्ड वॉर के बहुत सारे नतीजे भी थे जिसका भी असर था कि 1919 में आपको रिफॉर्म लाना ही था। वर्ल्ड वॉर की वजह से अंग्रेज़ों के ऊपर एक भारी मांग थी। जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी उसके ऊपर जो ब्रिटिश इम्पीरियल गवर्नमेंट है उसकी ये मांग थी कि 1 मिलियन पाउंड आप कंट्रीब्यूट करिए। ये 1 मिलियन पाउंड कंट्रीब्यूट करने हैं और इंडिया के धन से करने हैं। ऐसे में इंडियंस को सेटिस्फाई करना होगा किसी ग्राउंड पे कि इंडियन सरकार के ख़िलाफ़ ना चले जाए। दूसरा, खुद से भी ब्रिटिश सरकार की जेब में पैसा भारत में था नहीं। ऐसे में ये पैसा कैसे बनाया जाए? इस पैसे को बनाने के लिए 7.5% की इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पोर्टेड आइटम्स के ऊपर लगाई गई, जिस इम्पोर्ट ड्यूटी की मांग लंबे समय से भारतीय उद्योग धंधे कर रहे थे कि जो ब्रिटेन से हमारे कॉम्पिटिटर्स गुड्स इंडिया भेजते हैं उसके ऊपर एक इम्पोर्ट ड्यूटी लगाइए ताकि हमें प्रोटेक्शन मिल सके। वो अब तक नहीं लगाई जा रही थी, लेकिन अपनी फाइनेंशियल नीड्स के लिए ब्रिटिशर्स ने वो इम्पोर्ट ड्यूटी अब लगाई थी। इसे बिल्कुल ऐसा ना समझें कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर बहुत ही फिलैंथ्रोपिस्ट एक्ट किया है। उनके ऊपर खुद 1 मिलियन पाउंड कंट्रीब्यूट करने का एक बर्डन था और उन्हें एक नया सोर्स ऑफ रेवेन्यू चाहिए था, जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू इंडियंस से एक्सकेवेट नहीं हो सकता था इस समय, क्योंकि आपको उनकी सपोर्ट भी वर्ल्ड वॉर में चाहिए थी। ऐसे में आपने इंडिया में इंपोर्ट हो रही आइटम्स के ऊपर एक इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई, जबकि एक्साइज ड्यूटी 3.5% पर एज इट इज़ ही आपने रिटेन की, उसे नहीं ख़त्म किया। एक्साइज ड्यूटी के उस रेवेन्यू के सोर्स के साथ साथ आपने एडिशनल रेवेन्यू सोर्स क्रिएट किया इन द फॉर्म ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी। इस इम्पोर्ट ड्यूटी के मिलने की वजह से इंडियन उद्योग धंधों को जो लाभ मिला, जो प्रोटेक्शन मिली, उसके फलस्वरूप उनका विकास हुआ। और ये विकास ही एक आधार था कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट अब ये चाहते थे कि इंडिया में इंडियन नेशनल्स का एक मूवमेंट हो, इंडिया में नेशनलिज्म का एक कंसेप्ट हो, इंडिया में एक अपने देश के लोगों की सरकार हो, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो जो इंडियन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करे। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत रैम्पेंट था, यूथ इसकी वजह से नदारत था, क्योंकि यूथ पहले से ज़्यादा पढ़ा लिखा था, ज़्यादा नंबर में पढ़ा लिखा था, यानी कि ज़्यादा नंबर में लोग अब पढ़ लिख करके आ गए थे और पहले से अधिक पढ़ाई भी उनके भीतर थी, इसलिए वो रोज़गार ढूंढ रहा था जो ब्रिटिश औपनिवेशिक ढांचे में यानी कि ब्रिटिश कॉलोनियल स्ट्रक्चर के अंदर उन्हें मिल नहीं पा रही थी। ऐसे में आर्टिजन्स और वर्कर्स जो सिटी लेवल पर एग्जिस्ट कर रहा था वो ज़बरदस्त महंगाई की मार में पिस रहा था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के दौरान सप्लाईज ऑब्स्ट्रक्ट हुए, महंगाई बहुत ज़बर थी, क्योंकि डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, वर्ल्ड वॉर में चीज़ें लग रही थी। जो देहाती इलाके में ग्रामीण किसान था वह अंग्रेज़ों के द्वारा लगातार लगाए जा रहे अधिक लगान से त्रस्त था, वह भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा था। तो ये सारी चीज़ों को होम रूल मूवमेंट ने अपने साथ जोड़ा, तो ये असर बहुत स्ट्रांगली नज़र आता था। ऐसे में इंटरनेशनल लेवल पर इंडियंस को ऐसा लगता था कि उन्होंने अंग्रेज़ों के कंधे से कंधा जोड़ करके काम किया है। उन्होंने बड़े स्तर पर मटेरियल सप्लाई दिया, मनी सप्लाई दी, मैन सप्लाई किए हैं वर्ल्ड वॉर में। ऐसे में उनका ये अधिकार ही बनता है कि उन्हें युद्ध ख़त्म होने के बाद एक रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दी जाए। यहाँ पर आपको एक बात का ख्याल रखना है, इंडियंस ने ऐसी मांग किसी भी तरह से अपनी दी जा रही सर्विसेज के मुकाबले में नहीं की कि हमने आपके ऊपर यह एहसान किया है तो आप हमारे लिए ये करिए, या हमने लॉयल होकर के आपको ये सर्विसेज दी हैं तो आप हमारे लिए ये करिए। इंडियंस ने ये मांग इस तरह से की क्योंकि उन्हें लगता था कि ये उनकी राइटफुल चॉइस बनती है, ये उनका राइट बनता है, क्योंकि उस समय का इंटरनेशनल सिनेरियो ऐसा क्रिएट हो रखा था।
वो सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वुड्रो विल्सन का इस समय में स्टेटमेंट था कि वर्ल्ड वॉर 1 का पर्पज़ ये है कि डेमोक्रेटिक अप्रोच को ज़िंदा रखा जा सके, तो डेमोक्रेसीज़ की प्रोटेक्शन के लिए ये वॉर लड़ी जा रही है। ऐसे में इंडियन नेशनल्स का ये मानना था कि जो वॉर डेमोक्रेसी के लिए ही लड़ी जा रही है, ऐसे में डेमोक्रेसी हमें भी मिलेगी जब देश युद्ध के माहौल से बाहर आएगा, तो हमें हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कल्पना करना कहीं भी गलत नहीं लगता। यह हमारा एक राइट बनता है और ये राइट हम अंग्रेज़ों से मांगेंगे। इसके अलावा बहुत सी गतिविधियाँ, जैसे तुर्की के अंडर जब आप मेसोपोटामियन रीजन की बात करते हैं, अरेबियन पीपल्स के बारे में इंडियन का ये मानना था कि वो लोग जो अभी पॉलिटिक्स में बहुत ही डोरमेंट स्टेजेस में थे, उनको अगर आपने एक डेमोक्रेटिक सेटअप दिया है वर्ल्ड वार 1 के बाद, मतलब अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि उनको एक डेमोक्रेटिक सेटअप आप दे सकते हैं, वो कैपेबल हैं, तो इंडिया तो उससे कहीं ज़्यादा कैपेबल है इस मामले में। हम पॉलिटिकली नर्चर्ड हैं, अवेकन्ड हैं, एजुकेटेड हैं, और हम बेहतर ढंग से सरकारें चलाना जानते हैं। और हमने ये 1892 ऑनवर्ड्स लेजिस्लेचर्स में आकर के प्रूव भी किया है कि हम क्वेश्चंस पूछना जानते हैं, हम रेलेवेंट आस्पेक्ट मासेस का रखना जानते हैं, और हम देश की समस्याओं को गहराई से भीतर से समझते हैं। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय एक सेंटीमेंट ऐसा बना हुआ था कि इंडियंस को एक मांग लेजिटिमेट लगी कि हम इस युद्ध के बाद अपने लिए एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मांग सकते हैं। ये हो गई कुछ चीज़ें। कुछ अंग्रेज़ों के भी चले हुए कदम उनके लिए गलत पड़े। अंग्रेज़ों को ऐसा लगता था 1909 रिफॉर्म्स के बाद कि वो अपने साथ ले आएंगे मुसलमानों को, इसके बेसिस पर वो हिंदूज़ को कमज़ोर कर देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि मुस्लिम्स की लीडरशिप चेंज हुई। मुस्लिम लीग में एक से एक लोग निकल कर के आए, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। शौकत अली, मोहम्मद अली, ये अली बंधु बहुत इम्पॉर्टेंट थे, ये ब्रॉड माइंडेड थे, ये प्रो नेशनलिज्म थे। इसके अलावा फजलुल हक ये बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन थे। हसन मोहानी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हसरत मोहानी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन थे। तो फजलुल हक, हसरत मोहानी, मोहम्मद अली, शौकत अली, ये इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जो आज की डेट में मुस्लिम लीग में रिप्रेजेंट हो रही हैं। ये चाहते थे कि इंडिया में एक सेल्फ गवर्नमेंट आनी चाहिए। इनकी पहले वाली मुस्लिम लीग वाली अप्रोच नहीं थी। ऐसे में ये चाहते थे कि इंडिया ब्रिटिशर से फ्री हो और मुस्लिम्स की इच्छाओं के मुताबिक जो एक फ्री इंडिया और एक सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, वैसा सिस्टम हमें यहाँ पर इस्टेब्लिश करना है। ऐसे में इन्होंने अपनी डील्स स्टार्ट की कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक यूनिफाइड एजेंडा आगे रखने की बात की कि हमें सरकार को एक यूनिफाइड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म स्कीम देनी चाहिए, जिसके तहत वर्ल्ड वार के बाद सरकार के इस दिशा में भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेकर के आए। वही मुस्लिम लीग जो कांग्रेस अभी एक दूसरे के खिलाफ चल रहे थे, उन्होंने अब ये तय किया कि वो अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म स्कीम इकट्ठे लेकर के आएंगे। इनकी एक जॉइंट कमेटी भी बनी और उस जॉइंट कमेटी के तहत इनके द्वारा अपनी स्कीम भी दी गई, जिसमें 19 पॉइंट्स इनके द्वारा रिफ्लेक्ट किए गए कि इन 19 सूत्रों पर हम चाहते हैं कि नया कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आए। उस पर हम बात अभी करेंगे। मेन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि मुसलमानों को लेकर के एक गलत सोच रही अंग्रेज़ों की, वो यहाँ पर रही कि मुसलमानों ने अंग्रेज़ों का वो साथ नहीं दिया। उसके कई कारण हुए। एक कारण ये भी हुआ कि 1911 में बंगाल का जो विभाजन किया गया था 1905 का, वो ख़त्म कर दिया गया। बंगाल वापस से यूनाइट किया गया और एक बंगाल प्रोविंस बनाई गई ईस्ट और वेस्ट बंगाल को मिला करके। ऐसे में मुस्लिम्स ने इसको एक गिमिक समझा कि अंग्रेज़ों ने 1905 में उनका इस्तेमाल किया। इसके अलावा 1905 में मुस्लिम्स के प्रतिनिधि मंडल द्वारा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की बात की गई, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग ने इस मांग को सिरे से ठुकरा दिया कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी। इसके अलावा 1911 से 1913 के बीच में जो बल्कान वॉर्स और जो तुर्क वॉर चल रही थी, इसके तहत वो जो क्रिश्चियंस का एक दबदबा था उस तुर्की इलाके में, उस पूरे मेसोपोटामिया इलाके में, जिसके तहत खलीफा की बेअदबी की गई। वो खलीफा जो स्ट्रॉन्ग रिलीजियस लीडर के तौर पर पैन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए माना जाता है, इसके खिलाफ भारतीय मुस्लिम ये चाहता था कि अंग्रेज़ कुछ ठोस कदम उठाएं कि इस तरह से खलीफा के ऑफिस की डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन ब्रिटिशर्स का स्टैंड प्रो क्रिश्चियनिटी रहा। इसकी वजह से भारतीय मुस्लिम इनसे नदारद था और वह इनके समर्थन में नहीं था। इसके अलावा लगातार अंग्रेज़ों के द्वारा लगाए गए कानून, जिसके तहत 1908 से 1911 के बीच में
कई कानून लगाए, जैसे इलीगल असेंबलीज़ का प्रोहिबिशन एक्ट लगाया गया, जिसके तहत आपने प्रेस के लिए इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंसेस एक्ट लेकर के आए। 1915 में आप डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लेकर के आए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था, जिसके तहत आप किसी भी मिसक्रिएंट को, अगर आपको ऐसा लगता है, आप उसे बिना ट्रायल के अरेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में आपने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के ऊपर स्टडी टीम बैठाई। सिडनी रॉलेट की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग वो क्या क्या प्रक्रियाएँ थी मैंने सारी बताई हैं। इसके खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह की ज़बरदस्त शुरुआत हुई पूरे भारत में, यह भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 1917 से जब से सिडनी रॉलेट के द्वारा इस कमीशन की शुरुआत की गई, भारत में एक डिस्कॉन्टेंट इस चीज़ को लेकर के चल रहा था। तो पत्रकारिता को दबाना, क्रांतिकारियों का नरसंहार करना, इन सारी प्रक्रियाओं को देखते हुए देश में एक डिस्कॉन्टेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था और अंग्रेज भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे थे। इसके अलावा ब्रिटिशर्स के बीच में बहुत सारी डिस्कशंस भी थी। 1915 में लेफ्टिनेंट गवर्नर विलियम ड्यूक के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई थी ब्रिटिश सरकार को, और इस रिपोर्ट में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात की थी। इस रिपोर्ट के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई और इस पर किसी ने डिस्कशन भी नहीं की, लेकिन सही मायने में यही रिपोर्ट आधार बनी है 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आने के। लेकिन अब माहौल यहाँ पर यह बन गया है कि ब्रिटिशर्स ऐसा मानते हैं कि अगर लंबे समय तक हमें यहाँ पर रूल करना है, अगर ब्रिटिश एम्पायर को यहाँ पर इस्टेब्लिश रखना है, तो इस तरह से अब हम यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं चला पाएंगे। उसका रीज़न क्या था? 1909 में हुआ ये था कि आपने सेंट्रल लेजिस्लेचर में ऑफिशियल मेजॉरिटी नहीं, नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी रखी। आपने नॉन ऑफिशियल लोगों को वहाँ पर मेजॉरिटी में रखा, लेकिन हुआ ये कि आपने उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, और जब आपने उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, उन्होंने आउटराइट क्रिटिसिज्म का एक ट्रेंड अपनाया, जिसके तहत उन्होंने एग्जीक्यूटिव के द्वारा किए गए हर निर्णय का केवल और केवल क्रिटिसिज्म ही किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ऐसे में ब्रिटिशर्स को लगता था कि ये पैराडॉक्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में नहीं चल सकता। अगर आप नंबरिंग बढ़ा रहे हैं लेजिस्लेचर में इलेक्टेड मेंबर की या नॉन ऑफिशियल मेंबर की, तो आपको उन्हें रिस्पॉन्सिबल भी बनाना होगा, और रिस्पॉन्सिबल वो तब बनेंगे अगर आप उन्हें कोई जिम्मेदारियां भी देंगे, यानी कि आप उन्हें कोई पावर्स भी दीजिए। जब वो पावर में होंगे तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होगी। ऐसे में वो इस तरह का इल कंसिडर्ड क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे जो कि कैओस क्रिएट करता था, और ये कैओस कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा उनकी भारतीयों की लंबे समय से पेंडिंग मांग कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडिया को जगह दी जाए, जिसके तहत आपने 1909 में देखा भी था, जगह दी गई थी, एक मेंबर एंटर कराए गए थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको नाम याद होंगे, सत्येंद्र पी सिन्हा, जिनकी एंट्री कराई गई थी। इसके अलावा ये माना गया था कि ये एंट्री कम है। ऐसे में इसके तहत प्रयास किए गए कि सरकार के अंदर, यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर सेंट्रल लेवल पर ज़्यादा भारतीयों को एसोसिएट किया जाए। लो लेवल पोर्टफोलियो पे करने को उनके पास कुछ नहीं होगा, लेकिन सिंबॉलिकली वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडियंस को न्यूट्रल डाउन करने का। ऐसा माना जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा कि अगर हमें इंडिया में एक स्टेबिलिटी लेकर के आनी है, तो अब एक न्यू सेगमेंट हमारा क्रिएट होना चाहिए इंडिया में, जो हमारे कहे मुताबिक इंग्लैंड विज़िट पे करे, हमारे पास लंदन आए, हमारी हर स्कीम को, हमारे हर प्रावधान को समझे, और उसे समझने के बाद भारत में उसी तरह से माहौल बनाए जैसा हम चाहते हैं। इसके लिए मॉडरेट कांग्रेस का वो मॉडरेट फैक्शन अंग्रेज़ों के दिए हुए इन रिफॉर्म से खुश हुआ, जो बाद में मॉडरेट भी नहीं रहा और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में वो लिबरल हो गया। यानी कि ये वही ब्रिटिशर्स हैं जिन्होंने पहले दिन से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो की। एक समय ऐसा था जब इन्होंने मॉडरेट से एक्सट्रीमिस्ट दूर किए सूरत स्प्लिट के दौरान, और एक वो समय अब दोबारा आएगा जब 1919 के रिफॉर्म्स के तहत ये मॉडरेट्स में से एक फैक्शन अलग करेंगे, दैट इज़ द लिबरल, इंडियन लिबरल पार्टी, दैट टू अंडर द सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो हाई लेवल पर ब्रिटिश रिफॉर्म्स को सपोर्ट करेंगे, उनके साथ चलेंगे और ये कहेंगे कि हम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट हैं। जो अपना प्रतिनिधि मंडल लेकर के ब्रिटेन भी जाएंगे उनसे मिलने के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। इन सारी बैकग्राउंड्स के तहत, इन गतिविधियों के तहत कार्रवाइयाँ कैसे विकसित होती हैं, अब उसे समझते हैं। चैम्बरलेन को रिप्लेस करने के बाद मॉन्टेग जब गद्दी पर आए एज ए सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया, 5 दिन के भीतर ही उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की। उन्होंने भारत विज़िट की, और भारत विज़िट करने के बाद
उन्होंने डिफरेंट नेशनलिस्ट लीडर्स के साथ, डिफरेंट पॉलिसी मेकर्स और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के साथ लगातार मीटिंग्स की। ये मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके पहले जब वो गद्दी पर आए, गद्दी पर आने के 5 दिन के भीतर ही उन्होंने घोषणा की, इसे अगस्त डिक्लेरेशन कहते हैं। 1917 अगस्त के महीने में मॉन्टेग द सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया क्या घोषणा करते हैं, ये घोषणा आपको पढ़नी ज़रूरी है। उसके तहत आपको समझ आ जाएगा कि इनके माइंड में क्या था और वो किस तरह की सरकार भारत को देना चाहते थे। मॉन्टेग यहाँ पर कहते हैं, The policy of His Majesty's government is that of the increasing association of Indian in every branch of the administration and gradual development of self-governing institutions with a view to the progressive realization of responsible government in India as an integral part of the British Empire। ध्यान से स्टेटमेंट को डिकोड करिए। The policy of His Majesty's government is that of the increasing association of Indian in every branch of the administration। इंडियंस की एसोसिएशन बढ़ानी है हर ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर इंडक्ट किए ज़्यादा, सेंट्रल लेजिस्लेचर में आपने इलेक्टेड मेंबर की मेजॉरिटी रखी, और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में तो आपने मंत्रीगण भी बनने दिए, यानी कि आपने सब्जेक्ट ही डिवाइड कर दिए, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। एक लेवल पर आपका ये तर्क है कि आप इंडियंस का एसोसिएशन एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ाना चाहते हैं। अगली लाइन में वो ये कह रहे हैं, द इंक्रीजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडियन इन एवरी ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस। यानी कि आपने कोई डेडलाइन नहीं दी कि कब आप एक सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन इंडिया को देंगे। आपने कहा कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस। ये 10 साल में भी हो सकता था, ये 100 साल में भी हो सकता था, आपने समय नहीं बताया। तो ये क्लियर कट पता चलता है कि आपका एक स्ट्रॉन्ग मूव था कि इस समय के इस पोजीशन को, जिसमें हर चीज़ बॉयल पे है, इस बॉइलिंग टेम्परेचर को एटलीस्ट पहले डाउन किया जाए, इसे काम डाउन किया जाए। इट इज़ अ कूल डाउन टेंडेंसी। अगली लाइन में वो कहते हैं, ग्रेजुअल डेवलपमेंट में वो ये कहते हैं कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन विद अ व्यू टू द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। मतलब ये कह रहे थे कि दैट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट विल बी रिटार्डिव, विल बी डिग्रेडेड वर्जन, जो अभी रिस्पॉन्सिबल होने के लायक ही नहीं होगी। यानी कि अगर आपको नॉलेज ही नहीं है सब्जेक्ट्स पे काम कैसे करना है, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है, तो आप सेल्फ गवर्नमेंट के गोल के जो एंड्स होते हैं वो एंड्स कभी भी आप रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे। ग्रेजुअल डेवलपमेंट का बेसिस रहेगा रियलाइजेशन अगर हो रही है कि नहीं हो रही है, प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट की तरफ आप बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। इन इंडिया एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, कुछ भी हो जाए, इंडिया इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। इसमें अब वो आगे क्या बता रहे हैं, द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन whom द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज फॉर द वेलफेयर एंड एडवांसमेंट ऑफ द इंडियन पीपल्स। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके ऊपर भारतीयों की विकास की जिम्मेवारी आती है, मस्ट बी जजेस ऑफ द टाइम एंड मेजर्स ऑफ ईच एडवांस and they must be guided by the cooperation received from those upon whom new opportunities of service will thus be conferred, and by the extent to which it is found that confidence can be reposed in their sense of responsibility। क्या कहना चाहते हैं वो कि ये ब्रिटिश एम्पायर है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट और ऑफिसर्स हैं जो ये आने वाले माहौल और मौके को भांपते हुए ऑब्ज़र्व करेंगे, जो ये तय करेंगे, जो जजिंग पोजीशन पर होंगे कि किस डिग्री के रिफॉर्म आने चाहिए, किस लेवल की सेल्फ गवर्नमेंट देनी है। और दैट टू डिपेंड्स ऑन, ये भी डिपेंड करेगा इस बात पे कि जिनको एसोसिएट किया है एम्पायर के साथ, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसने अपना रोल कैसा प्ले किया, क्या उसने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे से किया। अगर जिम्मेवारियों का निर्वहन अच्छे ढंग से किया जाएगा तो एज अ जज ऑफ द इंडियन पीपल, एज अ रिस्पॉन्सिबल लीडर ऑफ द इंडियन पीपल, हम डिसाइड करेंगे समय और मौके के मुताबिक कि कैसे आगे फर्दर हमें और बढ़ना है। बट कंडीशन ये है कि जिनको ये जिम्मेवारियां दी गई हैं उनका रिस्पॉन्सिबल होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि वो रिस्पॉन्सिबली इन जिम्मेदारियों को निभा भी रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। ऐसे में मॉन्टेग एक और चीज़ कहते हैं, वो ये कहते हैं कि द मोस्ट मोमेंटस अटरेंस एवर मेड इन इंडियाज़ चेकर्ड हिस्ट्री
इट वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट लिबर्टी अलोन फिट्स मैन फॉर लिबर्टी। वो ये कहते हैं कि इस तरह का भव्य अवसर भारत के इतिहास में अब तक कभी नहीं आया था जैसा अवसर हम उन्हें 1919 के इस रिफॉर्म से देने जा रहे हैं। आज़ादी ही मनुष्य को आज़ादी के लायक बनाती है, पहले उसे आपको मुक्त करना होगा तभी वो मुक्ति के लायक होगा, ऐसा वो कहते हैं। और वो जो मुक्त करने वाला काम है वो 1919 का रिफॉर्म है। इससे पहले आप मुक्त हो जाइए, फिर मुक्ति के भी लायक हो जाएंगे। किस लिबर्टी की बात करते हैं, किस इंडिपेंडेंस की बात करते हैं? वो लिबर्टी के लिए पहले लिबर्टी तो लीजिए। वो लिबर्टी हम 1919 से रिफॉर्म से दे रहे हैं, तो आज़ादी की मांग छोड़िए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग छोड़िए, ये सारी चीज़ों को भूल जाइए। आई बात समझ में? तो ये कंसेप्ट लेकर के वो आगे बढ़े और इसी कंसेप्ट के तहत उनका प्रावधान भी नज़र आता है। तो ये उनका अगस्त डिक्लेरेशन है। अब इस बार कुछ खासियतें हैं। खासियतें क्या नज़र आती हैं? सबसे पहली बात, अंग्रेजी सरकार के द्वारा लगातार सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की जा रही थी कि ये जो पीस मील अप्रोच हम अपना रहे हैं, ये जो पैचेस में हम इंडियंस को डिलीवर कर रहे हैं, इंडियंस अब उससे सेटिस्फाइड नहीं है। हमें अब उन्हें एक क्लियर कट पॉलिसी स्टेटमेंट देना पड़ेगा उनके फ्यूचर को लेकर के। और मॉन्टेग का ये डिक्लेरेशन एक क्लियर कट पॉलिसी स्टेटमेंट था इंडिया के फ्यूचर को लेकर के, जो लगातार भारतीय ब्रिटिश मशीनरी के द्वारा ही मांग की जा रही थी कि इंडियन सेटिस्फाइड नहीं है। उन्हें अगर हमें सेटिस्फाई करना है तो पीस मील और ब्रोकन अप्रोचेस नहीं चलेंगी। एक क्लियर कट फ्यूचर ओरिएंटेड अश्योरेंस चाहिए उन्हें, एक स्टेटमेंट चाहिए उन्हें। तो क्लियर कट स्टेटमेंट आपको देना होगा, वो दे दिया गया। ये पहला एस्पेक्ट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर यह है कि जिस वक्त में ये दिया गया वो समय काफ़ी टर्बुलेंस और डिस्टर्बेंसेस से भरा था। ऐसे में बार बार इंडियंस के ऊपर ही ये ओनस डाला गया है कि अगर आप लिबरल होने का एटीट्यूड रख पाएंगे, अगर आप में ये कैपेबिलिटी है कि आप एक सेल्फ गवर्नमेंट को रूल कर सकते हैं, इफ़ यू आर कैपेबल इनफ कि आपको एक रिफॉर्म्स दिए जा सकते हैं, ओनली देन आप उन रिफॉर्म्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। रिफॉर्म्स में कमी नहीं होगी, वो तो अब तक के इतिहास का सबसे भव्य अवसर होगा। अब ये आप ही पे निर्भर करेगा कि आप उस भव्य अवसर का अवसर उठा नहीं पाए हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर स्ट्रांगली, यानी कि अगर कोई फेलियर है तो वो इंडियंस का, और अगर कोई अचीवमेंट है तो वो ब्रिटिशर्स की है। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था। चलिए, ये मॉन्टेग की इस डिक्लेरेशन के बाद इंडिया में एक कमेटी बनी। ये कमेटी 1917 के ही नवंबर में गठित कर दी गई थी। ये कमेटी के द्वारा कौन कौन से मेंबर इस कमेटी में शामिल थे? सर विलियम ड्यूक इसके मेंबर थे, अर्ल ऑफ डरफमोर इसके मेंबर थे, भूपेंद्र नाथ बासु इसके मेंबर थे और चार्ल्स रॉबर्ट इसके मेंबर थे। तो विलियम ड्यूक, अर्ल ऑफ डरफमोर, भूपेंद्र नाथ बासु एंड चार्ल्स रॉबर्ट, तो इन लोगों से, इन सदस्यों से मिलकर के एक कमेटी बनती है। कमेटी अपने लेवल पर चीज़ों को डिसाइड करती है। ये जो कमेटी आपके सामने बताई गई है, जिसमें ये चार्ल्स विलियम ड्यूक हैं, ये राउंड टेबल मेंबर भी काउंट होते हैं। देखिए, इंग्लैंड में भी अपने आप में एक ग्रुप है, द ग्रुप ऑफ द इंटेलेक्चुअल पीपल, द ग्रुप ऑफ पॉलिसी इन्फ्लुएंसर्स, जो अपने आप को राउंड टेबल बोल के पुकारते हैं। तो ये राउंड टेबल सेगमेंट भी था जो ये चाह रहा था कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म अब चाहिए, जिसमें थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की जिक्र हो, इंडियंस की थोड़ी ज़्यादा एसोसिएशन हो। इसलिए विलियम ड्यूक का हर लेवल पर इन्फ्लुएंस है। विलियम ड्यूक 1915 की रिपोर्ट, विलियम ड्यूक राउंड टेबल मेंबर, विलियम ड्यूक कमेटी का हिस्सा, और अल्टीमेटली इसी के द्वारा 1918 में फाइनली कमेटी अपनी स्कीम बना करके देती है। एक्सटेंसिव डिस्कशन मॉन्टेग और भारत में चेम्सफोर्ड, इन दोनों के बीच में हुई। ये स्कीम जुलाई 1918 में रिलीज़ होती है। जुलाई 1918 में जब ये स्कीम रिलीज़ होती है तो कांग्रेस इसके ख़िलाफ़ होती है। क्यों होती है? जब नवंबर 1917 में ये स्कीम लाए जाने के लिए कमेटी का कंसेप्ट आता है, और उसके पहले 20 अगस्त 1917 में जब मॉन्टेग अपना घोषणा देता है, द अगस्त डिक्लेरेशन, इन दोनों ही मौक़ों पर कांग्रेस अंग्रेज़ों के भरपूर समर्थन में थी और वो खुश थी इन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा पहला ही अपनी एक जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म स्कीम सबमिट की गई थी। लेकिन जब आउटकम के तौर पर आया, ब्रिटिशर्स पहले हर चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे थे, उन्हें समर्थन चाहिए था भारतीयों का। 1918 आते आते तो मामला वैसे ही शांत हो रहा था वर्ल्ड वॉर का। लेकिन जब आउटकम के तौर पर फाइनली जुलाई में स्कीम लॉन्च हुई तो पूरी तरह से खुद को डिप्राइव्ड माना। किसने? कांग्रेस ने। कांग्रेस को ऐसा लगा कि हमारे साथ एक तरह का बिट्रेयल हुआ है,
धोखा हुआ है, जो मांगा था वह नहीं दिया है। एनी बेसेंट इसके सख्त खिलाफ थी। उन्होंने कहा कि जो मांगा गया वो किसी हालत में एड्रेस नहीं हुआ, और जो दिया है वो कभी मांगा नहीं था। जो मांगा वो आपने दिया नहीं, जो दिया वो हमने कभी मांगा नहीं था, फिर भी आपने वो दे दिया। ऐसे में जब 1918 जुलाई में ये स्कीम लॉन्च हुई, तो 1918 अगस्त में कांग्रेस ने अपना एक स्पेशल सेशन रखा बॉम्बे में। आपको पता होगा कि कांग्रेस के सेशन दिसंबर में होते थे, तो फिर अगर अगस्त में रखा है तो वो स्पेशल सेशन ही होगा। बॉम्बे का ये स्पेशल सेशन रखा गया था इस स्कीम के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करने के लिए। इसी स्पेशल सेशन में शामिल नहीं हुए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी अपने साथ मिलने वाले उन मॉडरेट्स को लेकर के अलग हुए, और इसके बाद वो लिबरल्स में शुमार हुए। और यही सुरेंद्रनाथ बनर्जी है जिन्होंने मई 1919 में ब्रिटेन विज़िट किया, डिटेल में जाकर वहाँ पर हर चीज़ डिस्कस की, उन्हें बताया कि हम रिफॉर्म्स में आपके समर्थन में हैं, हम भारत में इन रिफॉर्म्स को लागू कराने में आपकी मदद करेंगे, हम भारतीय जनमानस को क्रांतिकारी और वर्गलाने वाली बातों से बाहर लेकर के आएंगे, एंड वी आर इन गुड होप दैट कांग्रेस विल रियलाइज अल्टीमेटली कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिफॉर्म स्कीम, और चीज़ें हो जाएंगी। और फाइनली दिसंबर 1919 में रिफॉर्म्स भारत में लागू हुए। दिसंबर 1919 में रिफॉर्म्स भारत में लागू हुए। अगस्त 1917 में मॉन्टेग का डिक्लेरेशन आया। नवंबर 1917 कमेटी का गठन हुआ। जुलाई 1918 में कमेटी ने स्कीम दे दी। अगस्त 1918 में कांग्रेस ने उसकी खिलाफत कर दी बॉम्बे सेशन में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी मॉडरेट से अलग हुए, एक नया लिबरल ग्रुप बनाया, वो ब्रिटेन गए, मई 1919 में विज़िट हुई, और फाइनली दिसंबर 1919 में मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जिसे आप मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं, मॉन्टेग का मॉन्ट, चेम्सफोर्ड का फोर्ड, तो मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट के बेसिस पे मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म भारत में लागू हो गए। और ये रिफॉर्म के तहत 1921 में चुनाव होने थे, जिस चुनाव का कांग्रेस ने बायकॉट कर दिया, कांग्रेस उसमें नहीं गई, और इसी रिफॉर्म के ख़िलाफ़ में कांग्रेस के द्वारा बॉम्बे के उस सेशन में ये कहा गया कि अगर ये आएगा तो हम बायकॉट करेंगे, अगर ये आएगा तो हम नॉन कॉपरेशन करेंगे। और इसीलिए फिर गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाते हैं, और नेचुरल सा एस्पेक्ट है कि इसके बाद हम आपको, कोई बात नहीं, इसके बाद हम आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ाएंगे, दैट्स इट, बाकी हमने सारा पढ़ा दिया है। तो अब ये मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ही थे जिसके खिलाफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया। चलिए वो ठीक है। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स किस प्रेम्बल की बात करता है, इसमें किन प्रिंसिपल्स को एड्रेस किया गया है, इसमें सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के लिए क्या रखा गया है, और किन किन मांगों को एड्रेस किया, और उनका क्रिटिकल एवेल्यूएशन क्या है, वह हम अभी करते हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए इस बार के इस एक्ट के अंदर प्रीएम्बल का एस्पेक्ट लाया गया। इस प्रीएम्बल में क्लियर कट ये मेंशन किया गया कि भाई अप्रोच क्या है ब्रिटिशर्स की इस एक्ट को लाने को लेकर के। इसमें क्लियरली ये बताया गया कि ब्रिटिशर्स ये मानते हैं कि इंडिया अनडाउटेडली पार्ट है ब्रिटिश एम्पायर का। ये फर्स्ट एस्पेक्ट है कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ब्रिटिशर्स ये मानते हैं कि इंडियंस की एसोसिएशन इंडिया की गवर्नमेंट में बढ़नी चाहिए। ये सेकंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तीसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, ब्रिटिशर्स ये मानते हैं कि इंडिया ग्रेजुअली रियलाइज़ करेगा अपनी सेल्फ गवर्नमेंट को, बट अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्रेसिवली निभाई जाएंगी तो एक दिन वो दिन भी आएगा। ये अंग्रेज़ी सरकार ऐसा मानती है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑलवेज़ ये मानती है कि इंडिया की फुल ग्रोथ और फुल सेल्फ रियलाइजेशन ही ब्रिटिशर्स का अल्टीमेट एम और गोल है। मतलब इसे क्लियर पॉलिसी के तौर पर प्रत्यक्ष कर दिया गया कि ये हम मानते हैं। इसके पहले प्रीएम्बल कंसेप्ट नहीं रहता था, इस बार लाया गया कि एक्ट हर बार अपने प्रीएम्बल से इंस्पिरेशन लेगा अगर कभी भी वो डेविएट होने लगेगा। अगला इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, प्रोविजंस में कुछ चीज़ों को सीधे सीधे यहाँ पे माना गया। जैसे सबसे पहला प्रोविज़न 1793 से ही जो सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया जैसी पोजीशंस हैं उसका खर्चा भारतीय एक्सचेकर से पे हो रहा था, लेकिन इस बार के प्रोविज़न में ये रखा गया कि सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया का जो खर्चा है वो भारतीय एक्सचेकर यानी कि इंडियन रेवेन्यू से पे नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। इसके बाद से सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया के दफ्तर का खर्चा
ब्रिटिश जनता पे करेगी तो भारत से एक बर्डन कम हुआ, लेकिन इसे न्यूट्रल डाउन भी किया गया। सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया के कुछ कामकाजों को भारत के तलख यानी कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में निभाने के लिए हाई कमिश्नर अपॉइंट किए गए, और ये हाई कमिश्नर की सैलरी इंडिया ही पे करेगा। यानी कि सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया के कुछ काम हाई कमिश्नर करेंगे। क्यों अपॉइंट करने पड़े वो मैं बता दूंगा। और हाई कमिश्नर की सैलरी इंडियन एक्सचेकर पे करेगा। ये हाई कमिश्नर की नियुक्ति भारतीय सरकार यानी कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि उस समय ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी इंडिया में, वो करेंगे। इनकी नियुक्ति वो करेंगे। इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी याद कराना मुझे, मैं बताऊंगा। ये हो गए कुछ मेन प्रावधान। अब चलते हैं लंबे समय से पेंडिंग मांगों के जवाब देने में कि उन मांगों के कॉन्टेक्स्ट में क्या किया। सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अब केंद्र में बात करें अंग्रेज़ों के तो दो चीज़ें हैं मनु। एक तो है वो बॉडी जो कानून बनाती है, जैसे आज की हमारी पार्लियामेंट। इसे हम आज के अपने देश के ढांचे से कंपेयर करेंगे इस एक्ट को। तो एक तो जैसे आज की हमारी पार्लियामेंट यानी कि न्यायपालिका जो कानून बनाती है, एक आज की हमारी एग्जीक्यूटिव यानी कि हमारी सरकार, जैसे कि नरेंद्र मोदी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मोदी कैबिनेट काउंसिल का छोटा वर्जन, इसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं या एग्जीक्यूटिव जो कहते हैं। उस समय में जैसे आज आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, तब तो ऐसा नहीं था। उस समय गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, और गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक गवर्नर जनरल खुद थे, 7 उनके ऑर्डिनरी मेंबर थे, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर था। ऐसे में अब ये कहा गया कि अब से गवर्नर जनरल की इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 भारतीय मेंबर हुआ करेंगे। संख्या 1 से बढ़ा करके 3 कर दी गई, क्योंकि इंडियंस का हर ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में एसोसिएशन बढ़ाना है, ऐसा कहा गया। इसलिए संख्या 3 से बढ़ा के कितनी कर दी गई, 1 से बढ़ा के कितनी गई, 3 की गई। ये हो गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साइड पे। लेकिन यहाँ पर भी नेगेटिव ये रहा कि इन्हें लो लेवल पोर्टफोलियोज दिए गए, जैसे इन्हें लॉ, इन्हें एजुकेशन, इन्हें हेल्थ, इन्हें इंडस्ट्री, इस तरह के पोर्टफोलियो इनके अधीन किए गए, जिनसे कि ये बहुत ज़्यादा अंतर नहीं डाल पाते। फिर भी इन्हें इंडक्ट तो किया गया। अब आती है सेंट्रल लेजिस्लेचर। जैसे आज की पार्लियामेंट है, तब लेजिस्लेचर में क्या हुआ आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में आज हमारे पास बाय कैमरल लेजिस्लेचर है। सेंटर में हमारे पास 2 हाउसेस वाली पार्लियामेंट है, जिसमें अपर हाउस, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसका गठन 1919 के एक्ट के प्रावधान से ही हो पाना मुमकिन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के एक्ट के तहत हमें सेंटर में बाय कैमरल लेजिस्लेचर मिलती है, और हमें काउंसिल ऑफ स्टेट नाम भी यहीं से मिलता है। ये तो आज़ादी थी, जिसके बाद हमने इसका नाम राज्यसभा रखा है। ये पहली परिवर्तन। दूसरा, लोअर हाउस, जिसको यहाँ पर कहा गया है द लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे बाद में हमने कहा है द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा। इसको यहाँ पर क्या कहा गया, द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हमारे पास लोअर एंड अपर हाउस दोनों आ गए। हमारे पास बाय कैमरल लेजिस्लेचर आया 1919 के एक्ट के प्रावधान के तहत। ये हमें भूलना नहीं चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो अपर हाउस में मेंबर आएंगे उनकी समय सीमा 5 साल की होगी, जबकि आज के हमारे अपर हाउस के मेंबर की समय सीमा 6 साल होती है। आज हमारे अपर हाउस राज्यसभा के मेंबर एवरी 2 ईयर पे रिटायर होते हैं, लेकिन उस समय में अपर हाउस के मेंबर एवरी 1 ईयर पे रिटायर होते थे, और कोई भी एक मेंबर 5 ईयर पूरे करता था। ये हो गया अपर हाउस, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जो लोअर हाउस में मेंबर चुन करके आएंगे, ये 3 साल के लिए रहेंगे, जबकि इसका समय बढ़ाने की आज़ादी गवर्नर जनरल को थी। अगर वो चाहते तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर बढ़ा भी सकते थे। ये दूसरी बात हो गई। अब आती है बात कि ये कैसे चुन करके आएंगे। तो एक और बहुत बड़ी मांग मान ली गई, जो 1909 में नहीं मानी गई थी। ये सीधे चुनाव की प्रक्रिया से चुन करके आएंगे, यानी कि प्राइमरी वोटर इन्हें सीधे ही वोट डालेगा। हाँ, वो बात अलग है कि फ्रेंचाइज को लिमिटेड रखा गया, वोटिंग के राइट को लिमिटेड रखा गया। किस आधार पर रखा गया, आए समझे। वोटिंग राइट किसके पास अवेलेबल था। देखिए, अगर आप सेंट्रल लेजिस्लेचर में
काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए वोट डालने जा रहे हैं तो आपको वोटिंग राइट क्यों है उसे समझिए। क्या होना चाहिए आपके पास, मेनली प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन लगाया गया, प्रॉपर्टी संपत्ति धारक होने चाहिए आप, तो वोटिंग राइट मिलेंगे। अगर आप मिनिमम एनुअली 10,000 रुपये तक की इनकम पे टैक्स देते हैं तो वोटिंग राइट मिलेगा, या आप एनुअली 750 रुपये का लैंड रेवेन्यू देते हैं तो वोटिंग राइट मिलेगा। आपके पास टाइटल होल्डर, आप टाइटल होल्डर होने चाहिए, मैंने कि अगर 750 रुपये का रेवेन्यू दे रहे हैं तो टाइटल आपके पास लैंड का होना चाहिए। सीनेट, या तो किसी सीनेट यूनिवर्सिटी के सीनेट के मेंबर हो जाइए, या आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में काम करने का पहले से अनुभव है। तो आप वोटर कौन कौन हो सकता है, या तो जो कोई किसी यूनिवर्सिटी के सीनेट का सदस्य है, या उन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहले काम करने का अनुभव रह चुका है, या तो वो किसी तरह के कोई टाइटल होल्डर हैं, या वो